गांधी जी के मर्डर में एक शख्स ऐसा था जिसे आरोपी तो बनाया गया, लेकिन उस व्यक्ति को कोई भी सजा नहीं दी गई और बाइज्जत बरी कर दिया गया। बात है 15 नवंबर 1949 की। सुबह अंबाला सेंट्रल जेल परिसर जेलकर्मी नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे को सेल से निकालकर फांसी के तख्ते की तरफ ले जाते हैं। गोडसे ने बोला, अखंड भारत। आप्टे ने मजबूत आवाज में अमर रहे कहकर स्लोगन को पूरा गया। फांसी के 2 तख्त बनाए गए जिनमें गोडसे और आप्टे को एक साथ फांसी दी गई। आप्टे की मौत फौरन हो जाती है, जबकि गोडसे थोड़ी देर तड़पते हैं और दोनों की मौत के फौरन बाद जेल परिसर में उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। प्रशासन ने बड़ी सावधानी से अस्थियों को घग्गर नदी में बहा दिया। इस घटना को आज ठीक 75 साल पूरे हो चुके हैं। महात्मा गांधी की हत्या में 9 आरोपी बनाए गए थे। उन पर 8 महीनों तक लाल किले में बनी ट्रायल कोर्ट में सुनवाई हुई। इस मामले में दोषी पाए जाने पर गोडसे और आप्टे को फांसी हुई। सिर्फ एक शख्स को दोष मुक्त किया गया, उनका नाम था विनायक दामोदर सावरकर। आज जानेंगे कि गांधी हत्याकांड में सावरकर ने क्या दलीलें दी और गवाह होने के बाद भी कैसे बरी हो गई। बात 30 जनवरी 1948 की है। भारत को आज़ादी मिली 6 महीने हुए थे, शाम हो चुकी थी और घड़ी में बज रहे थे 5:15। महात्मा गांधी दिल्ली स्थित बिरला हाउस के प्रार्थना सभा की ओर जा रहे थे। उनके साथ एक शख्स थे गुरबचन सिंह, जिन्होंने गांधी जी से कहा कि बापू आज आपको थोड़ी देर हो गई। गांधी जी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि जो लोग देरी करते हैं उन्हें सजा मिलती है। इस बात को कुछ मिनट ही हुए थे कि एक शख्स सामने आया और एक एक करके 3 गोलियां महात्मा गांधी के सीने में उतार दी। महात्मा गांधी की हत्या करने वाला शख्स था नाथूराम गोडसे। गोडसे को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद इस हत्या की साजिश में शामिल नारायण आप्टे और विष्णु करकरे भी गिरफ्तार कर लिए गए। गांधी जी की हत्या के 6 दिन बाद मुंबई पुलिस सावरकर के शिवाजी पार्क स्थित घर पहुंचती है। सावरकर ने पुलिस से पूछा कि क्या आप मुझे गांधी की हत्या के मामले में गिरफ्तार करने आए हैं। पुलिस ने कहा हाँ, और उन्हें पकड़कर ले गई। मई में उन्हें दिल्ली ले जाया गया। स्पेशल जज आत्माराम लाल किले में लगी कोर्ट में केस की सुनवाई कर रहे थे। गांधी की हत्या के आरोपियों में से एक दिगंबर बड़के सरकारी गवाह बन गए। उसकी गवाही पर ही विनायक सावरकर पर केस चलाया गया। डोमिनियल लेपियर और लेरी कॉलिंस की किताब फ्रीडम एट मिडनाइट के मुताबिक बड़गे ने सावरकर के खिलाफ गवाही में से 4 अहम बातें बताई थी। पहली थी, गांधी जी की हत्या के कुछ दिन पहले 14 जनवरी को नारायण आप्टे, नाथूराम गोडसे और दिगंबर बड़गे ने हथियार समेत सावरकर से उनके निवास पर मुलाकात की थी। दूसरी गवाही थी कि नारायण आप्टे ने बड़गे को बताया था कि सावरकर ने तय कर लिया है कि गांधी की हत्या करनी है और ये काम उन्हें यानी आप्टे और गोडसे को सौंपा था। और तीसरा था कि बड़गे ने बताया था कि 17 जनवरी को सावरकर ने आप्टे और गोडसे से एक और मुलाकात की। सावरकर ने मराठी में कहा था कि यशस्वी हो यानी सफल होकर लौटना। सरकारी गवाह बड़गे की इन आरोपों पर सावरकर ने खुद अपना पक्ष रखा। उन्होंने ऐसी दलीलें दी जिससे कोर्ट को सरकारी गवाह की बात साबित करने के लिए और गवाहों और सबूतों की जरूरत पड़ गई। सावरकर पर आरोप था कि गांधी जी की हत्या के 15 दिन पहले गोडसे और आप्टे ने सावरकर से मुलाकात की थी। इस पर सावरकर की दलील थी कि मेरी कोई भी मुलाकात गोडसे या आप्टे से हुई है, इसे एस्टेब्लिश ही नहीं किया जा सकता। बड़गे भले ही गोडसे और आप्टे के साथ आया हो, लेकिन उसे बाहर इंतजार करने के लिए कहा गया था, जबकि बाकी दोनों अंदर चले गए थे। सावरकर ने कोर्ट को तर्क दिया कि सावरकर सदन में आने का ये मतलब कतई नहीं कि कोई मुझसे ही मिलने आया हो। मेरे घर में दामले, भिंडे, कासर भी हमेशा पाए जाते थे और ये आप्टे और गोडसे के दोस्त थे। हो सकता है कि दोनों हिंदू महासभा या अपने दोस्तों या सहकर्मियों से मिलने आए हो। गोडसे और आप्टे खुद भी इनकार कर चुके हैं कि वे कभी हत्यार के साथ मुझसे मिले थे। तो दूसरा आरोप था कि सावरकर ने ये तय कर लिया कि गांधी की हत्या करनी है और ये काम आप्टे और गोडसे को सौंपा गया है। सावरकर की दलील थी कि ये कैसे मान लिया जाए कि बड़गे सच कह रहा है। उससे बड़ा सवाल यह है कि आप्टे ने जो बड़के को बताया उसमें कितना सच है। ये बात साबित करने के लिए कोई गवाह या सबूत नहीं है कि मैंने आप्टे से कहा गया था कि गांधी और नेहरू की हत्या करनी है। हो सकता है कि आप्टे ने अपने हिंदू संगठनवादियों पर धाक जमाने के लिए और मेरे प्रभाव का फायदा उठाने के लिए झूठ बोला हो सकता हो प्रोसिक्यूशन ने इसे एक चाल के तहत ये आरोप रचा हो। तीसरा आरोप था कि 17 जनवरी को सावरकर ने आप्टे और गोडसे से कहा था कि यशस्वी हो या सफल होकर लौटना। इस पर सावरकर की दलील थी कि 17 जनवरी 1948 अथवा उसके पहले या बाद में मेरी मुलाकात तो दूर की बात, मैंने दोनों को देखा भी नहीं। ऐसे में सवाल ही नहीं उठता कि मैंने उनसे कहा हो कि सफल होकर लौटना। दूसरी बात, बड़के खुद ये कह चुका है कि वो मेरे घर के नीचे था और गोडसे और आप्टे ऊपर अकेले गए थे, तो उन्हें कैसे पता चला कि मैंने कहा भी था या नहीं। हो सकता हो ये दोनों मेरे मकान में रहने वाले किसी किराएदार से मिलकर लौट आए हो जो पहली मंजिल पर रहता हो। बड़गे ने मुझे दोनों से मिलते हुए नहीं देखा था। चलिए मान भी लिया जाए कि बड़गे ने मुझे आप्टे और गोडसे को देखा था और दोनों ने मुझसे बातचीत भी की थी। उन्हें कैसे पता चला कि हम यही बात कर रहे हैं। बड़गे खुद मान चुके हैं कि वो नीचे बैठा था, तो नीचे बैठा हुआ आदमी पहली मंजिल की बातचीत कैसे सुन सकता है।
ये अपने आप में बेतुका है। इसके बाद भी ये मान लिया जाए कि मैंने कहा हो कि भाई सफल होकर लौटना, तो ये कैसे मान लिया जाए कि मैंने किस मामले में ये कहा था। हो सकता हो कि मैंने दोनों को हमारे डेली न्यूज़पेपर अग्रणी या हिंदू राष्ट्र प्रकाशन लिमिटेड के शेयर बेचने के लिए कहा हो। क्योंकि बड़के हमारे साथ ऊपर थे ही नहीं, इसलिए वे ये नहीं कह सकते कि मैंने किस मामले में कहा था कि सफल होकर लौटना। स्वतंत्र गवाहों के अभाव से में वो दोषमुक्त हो गए थे। सावरकर गांधी हत्या केस में दिगंबर बड़के के बयान के बावजूद सावरकर इसलिए मुक्त कर दिए गए क्योंकि इन षड्यंत्रों को साबित करने के लिए कोई स्वतंत्र साक्ष्य नहीं था। कानून के मुताबिक अगर किसी साजिश को अदालत में साबित करना हो तो इसकी पुष्टि इंडिपेंडेंट गवाहों के जरिए की जानी चाहिए। गवाहों के बयान में विसंगति नहीं होनी चाहिए। चूंकि अदालत ने बड़के के अलावा कोई और स्वतंत्र गवाह पेश नहीं किया था, लिहाजा गांधी की हत्या मामले में सावरकर बरी हो गए। हालांकि यह बात आज भी सस्पेंस है कि अगर निचली अदालत ने सावरकर को दोष मुक्त किया तो इस फैसले के खिलाफ सरकार ने हाई कोर्ट में अपील क्यों नहीं की।